अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में CSS इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की थी। आज CSS के पहले कंपलसरी पेपर यानी इंग्लिश एसे पर बात होगी। इंग्लिश एसे के बारे में बुनियादी सवालात, उसको तहरीर करने के तमाम तरीके आज डिस्कस करेंगे। CSS में एसे का पेपर सबसे मुश्किल और अहम तस्वुर किया जाता है, वो इसलिए कि इसको लिखने में काफ़ी महारत की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो सवाल हमारे जहन में है और जो सबको शायद मालूम भी ना हो इसके बारे में, ऐसे है क्या चीज़, इसे की मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले ऐसे एक फ्रेंच वर्ड है, इसके मानी है टू अटेम्प्ट और टू ट्राई, मतलब एक कोशिश है। ये वो कोशिश है जिसमें हम अपना नुक्ते नज़रिया बयान करते हैं। एक बेहतरीन एसे को अगर हम लिखना चाहें तो इसके लिए नहायत हुनरमंदी और मालूमाती अंदाज में तरतीब देना बहुत ज़रूरी है। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में एसे का पेपर जो होता है उसमें एसे 2500 से 3000 वर्ड्स का एसे तहरीर करना पड़ता है, लेकिन ये लिमिट कोई फिक्स नहीं है। अगर एग्ज़ामिनर हमें पेपर में कहता है कि आप 2500 से 3000 वर्ड का एक एसे तहरीर करें तो ये कोई फिक्स लिमिट नहीं है, इससे कम और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम कोशिश करें जितना मटेरियल हमारे पास है तो हम उसको तरतीब दें तो मतलब 2500 का अगर ऐसे है तो 2200, 2300, 2400 इस तरह से वर्ड्स का ऐसे बन सकता है, और इससे ज़्यादा भी बने तो कोई मसला नहीं है। ये टॉपिक पे डिपेंड करता है कि टॉपिक में कितना दम है, उसको कितना हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उस पर नॉलेज कितना बढ़ सकता है, तो इसीलिए ये कम और ज़्यादा हो सकता है। दूसरा जो अहम इशू है, CSS PMS में इंग्लिश ऐसे का पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। पेपर 100 मार्क्स पेपर है ये कंपलसरी का। इसमें कई सारे टॉपिक्स हमें दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक पर ऐसे तहरीर करना होता है। ऐसे में ओपिनियन देकर उसको दलाइल से साबित करना होता है। इस तरह से मुम्तहिन की तवज्जो हम हासिल कर सकते हैं। ऐसे के कुछ किस्में भी हैं। ये सारे जो किस्में हैं, क्लासिफिकेशन है, उसकी बुनियाद जो है वो टेंसेस, कंपोजिशन और इस तरह से कोई और भी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर की गई है। अब इंग्लिश एसे के जो सबसे बड़ी किस्में हैं हम उस पर बात करेंगे। इनके जो बड़ी किस्में हैं वो 4 हैं, लेकिन हम सिर्फ उस पर बात करेंगे जो CSS PMS में अहमियत के हामिल है। क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए हम शार्ट जो है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस टाइप्स पर बात करेंगे कि एसे के कितने टाइप्स है। इस तरह से हम फिर पेपर में उसका जो टॉपिक्स हमें मिलते हैं उस पर हमें चल सकता है कि कौन सा ऐसे करना है, ये कौन सा ऐसे है, ये कौन सा ऐसे है, मतलब किस टाइप से है। तो इस तरह से अब वो 4 जो किस्में हैं ऐसे कि वो है फैक्चुअल और या सोशल एसेस। सबसे पहला जो है फैक्चुअल या सोशल एसेस हम कहते हैं उसको। दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव एसेस है, और तीसरा आर्गुमेंटेटिव है। चौथा जो है वो नैरेटिव एसेस है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि फैक्चुअल या सोशल एसेस जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये क्या है, इसको हम किस तरह से पहचानेंगे और इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे पेपर में। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हैं एसे के बारे में। और सारे मेंबर जो है इस तरह से सवालात करते हैं कि इस को किस तरह से लिखा जा सकता है, कितने वर्ड्स होंगे, हेडिंग होंगे, नहीं होंगे। इन तमाम सवालात के जवाब आज देने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है फैक्चुअल या सोशल एसे है, ये एक इशू बेस्ड ऐसे होते हैं, मतलब एक इशू पर बेस्ड होती है। अब ये इशू माशरती या इक्तिसादी, मसलन इंग्लिश में हम कहते हैं सोशल या इकोनॉमिकल जो इश्यूज़ होते हैं उस पर होती है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसालें क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी क्राइसिस, ये इश्यूज़ है। ग्लोबल वार्मिंग एक इशू है, इस तरह से एनर्जी क्राइसिस ये भी एक इशू है। तो इस इशू पे बात होगी। तो इस तरह इस एसेस के इस टाइप को हम क्लासिफिकेशन जो किया गया है, इस तरह के एसेस को हम फैक्चुअल या सोशल एसेस में रखते हैं। दूसरा जो है वो इस तरह, अब इसके बारे में इसके अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताता चलूँ साथ साथ। इस तरह के एसेस में जो हमने हेडिंग देने होते हैं, जिस पर हमने बात करनी है, उसमें रीज़न्स ऑफ द इशू, जो इशू पर हम बात कर रहे हैं, मसलन अब बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग पे, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है इसके रीज़न्स क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या है, इस इशू के क्या इफ़ेक्ट्स है, मतलब इंसानों पर, जानवरों पर, कंट्री पर क्या क्या इश्यूज़ के इफ़ेक्ट्स है, असरात क्या होंगे। इस तरह से फिर जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग आता है इसमें,
वो है इसके कम करने के तरीके, जो रिकमेंडेशन है, सॉल्यूशन है, वो भी हमने ऐसे में देने होते हैं कि इस इशू को हम किस तरह से, अगर हम ये ग्रीन इफ़ेक्ट का बताए या ये ग्लोबल वार्मिंग का, एनर्जी क्राइसिस का, तो इन सब का कम करने के रिकमेंडेशन भी हमने एंड में इसे के देने होते हैं। और इस तरह का जो ऐसे होता है, इस पर हम बआसानी 2500, 2200, 2300 वर्ड लिख सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसका शर्त यह है कि आपके पास नॉलेज हो और स्टडी आप कर रहे हो, मतलब करंट इश्यूज़ पर आपकी नज़र हो, तो उसके बाद हम इस पर 2500 वर्ड बआसानी से लिख सकते हैं। अब जो दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, ये वो ऐसे होते हैं मसलन जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में तमाम तर तफसील लिखते हैं। ये एक स्कोरिंग एसेज होते हैं। अब क्या तफसीलात, मसलन की क्वालिटीज़ होते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं कि इसके ये क्वालिटीज़ है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो वो हम सब अपने आप से लिखते हैं। मसलन इसकी अगर हम मिसालों पर बात करें तो पाकिस्तान इज़ अ रिच इन रिसोर्सेज, अगर हमें ये टॉपिक मिलता है तो ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे, इस पर हम लिख सकते हैं पाकिस्तान में ये मिनरल्स है, उसको इस तरह से निकाला जा सकता है, शमाली इलाकाजात में ये है, इधर ये है, वो है, तो ये एक काफ़ी सारा इस पर हम लिख सकते हैं, बआसानी लिख सकते हैं। और ये स्कोरिंग भी है बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करें कि पेपर में डिस्क्रिप्टिव एसेस को अटैम्प्ट करें, ये अच्छा होता है। टॉपिक्स में हम इंतखाब करते हैं कि उसमें से कौन सा हमने करना है, तो कोशिश किया करें कि डिस्क्रिप्टिव एसेस पे जिस पर हम अपना नॉलेज भी एक्सप्रेस कर सकते हैं पेपर में, तो ये सबसे अच्छा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा अगर इसका एग्जांपल है वो वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज, ये भी एक इसे सबसे ज़्यादा हमने देखे पिछले पास पेपर में, अगर आप देखें तो ये इसे काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज, तो ये भी एक डिस्क्रिप्टिव है। इस पर हम काफ़ी सारा लिख सकते हैं, इंटरनेट हो गया, फेसबुक, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं इस पर। अच्छा, अब तीसरा जो है आर्गूमेंटेटिव, इसमें इसे राइटर अपने नज़रिए का दिफा दलाइल के थ्रू करते हैं। मसलन हमने दलाइल देने होते हैं। अब ये दलाइल कहाँ से आएंगे, हमारे पास कहाँ से ये दलाइल आएंगे, ये भी एक सवाल है। तो ये दलाइल ज़ाती मुताले, मसलन जब हम स्टडी करते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं और बुक्स देखते हैं, कई सारे चीज़ें हम लाइफ में करते हैं, वो हमारा ज़ाती जो मुतालिया होता है, वो ज़ाती तजुर्बात होते हैं, कई सारी चीज़ें हमने लाइफ में एक्सपीरियंस की हुई होती है, वो इस तरह की चीज़ों पर हम वो दलाइल बेस्ड करते हैं। हम ऐसे में वो दलाइल लिखेंगे जो हमारे लाइफ में अपने ज़ाती तजुर्बात, ज़ाती मुतालिया वग़ैरह वग़ैरह, उस पर हम ये दलाइल देंगे। अब इसकी मिसालें कौन कौन सी हो ग्रेट नेशन विन्स वार विदाउट फाइटिंग, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि जो बड़ी बड़ी कौमें होती है वो लड़ाई के बगैर ही बड़े जंग जीत जाते हैं। अब ये इस पर अगर हम साबित करेंगे इसको, तो उसके लिए हमें आर्गूमेंट्स देने होते हैं, तो इसीलिए इसको हम आर्गूमेंटेटिव एसेस कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है और कोशिश किया करें कि CSS PMS में इस तरह के एसेस को अटेम्प्ट ना करें, कि ये बहुत कम स्कोरिंग एसेस है, इसमें स्कोर बहुत कम आता है, तो इसीलिए कोशिश किया करें कि इस तरह के एसेस अटेम्प्ट ना करें। बाकी अगर आपके पास नॉलेज है और आपको तैयारी है तो फिर वेल एंड गुड, आप जा सकते हैं इसके साथ भी। दूसरा अगर इसके एक और एग्ज़ाम्पल है, मैंने लिखा है आर मॉडर्न वार्स आर नॉट होली वार, ये भी एक एग्ज़ाम्पल हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तीनों जो हमने बात की ये तो CSS PMS के हवाले से इम्पोर्टेंट थे। बाकी जो चौथा है नैरेटिव एसेस, वो तो कभी इसके बारे में एसेस आए नहीं है CSS PMS में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने आज उसको डिस्कस करना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब CSS PMS के लिए जो इंग्लिश एसेस के बुक्स से रिकमेंड आपने कहाँ से तैयारी करनी है, ये मटेरियल, ये नॉलेज, ये कहाँ से आएगा, उसके लिए हमने स्टडी करनी है, तैयारी करनी है। तैयारी के लिए बुक्स कौन से होने चाहिए, जो सबसे बेहतरीन बुक्स है जो मैंने खुद रीड किए हैं, जिससे मैंने भी तैयारी की है, सारे जो CSPs है वो भी रिकमेंड करते हैं। कई सारे लोगों से इंटरव्यूज़ में मैंने पूछा भी है कि कौन कौन से बुक्स आप रिकमेंड करोगे, तो सब ने जो नाम बताए हैं उसमें जो 3-4 बड़े हैं जो आसानी से मिल भी सकते हैं बुक शॉप में, या ऑनलाइन भी हम ऑर्डर कर सकते हैं। बुक्स है जो मैंने खुद रीड किए हैं, जिससे मैंने भी तैयारी की है, सारे जो CSPs है वो भी रिकमेंड करते हैं। कई सारे लोगों से इंटरव्यूज़ में मैंने पूछा भी है कि कौन कौन से बुक्स आप रिकमेंड करोगे, तो सब ने जो नाम बताए हैं उसमें जो 3-4 बड़े हैं जो आसानी से मिल भी सकते हैं बुक शॉप में,
या ऑनलाइन भी हम ऑर्डर कर सकते हैं। उसके नाम मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले जो है वो सेलेक्टिव लॉन्ग एसेज बाय प्रोफेसर मंजूर साहब, ये इल्मी का एक बुक है। इल्मी का सेलेक्टिव लॉन्ग एसेज बाय प्रोफेसर मंजूर एक बेहतरीन बुक है एसेस के लिए, इंग्लिश एसेस के हवाले से तैयारी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा जो बुक है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, पीडीएफ में भी है, हमने भी 30-40 ऐसे इसके अपलोड भी किए फेसबुक ग्रुप में, और हर जगह पे मिलता है। गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हार्ड पाम में भी मिल सकता है। JWT CSS एसेस उसका नाम है, JWT CSS एसेस। नंबर 3 जो है, जो सबसे स्टैंडर्ड है, दोनों से भी स्टैंडर्ड लगता है, वो यूनिवर्सिटी ग्रामर बाय सिडनी। ये यूनिवर्सिटी ग्रामर बाय सिडनी ये तीसरा बहुत बेहतरीन बुक है। इसके अलावा भी बहुत सारे किताबें हैं जो बाज़ार में है, ऑनलाइन है, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो जो भी है, लेकिन ये 3-4 बड़े हैं और रिकमेंडेड है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं और भी ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए अब इंग्लिश एसे के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि हम एक अच्छा एसे तहरीर करने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, तो उस पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा। इंग्लिश एसे के लिए वोकेबलरी का होना बहुत ज़रूरी है। अब इंग्लिश एसे में नंबर किस चीज़ से कम होते हैं, हमारे मेजर मिस्टेक्स है, जो भी लोग, जितने भी लोग फेल होते हैं इस एसे में, ये ऐसे ASI का हो, CSS PMS तहसीलदार का, या और कोई एग्ज़ाम का, जुडिशरी का भी हो सकता है। तो इन सारे एग्ज़ाम में असल जो प्रॉब्लम होती है वो वोकेबलरी और ग्रामर का है। हमारा जो ग्रामर है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक इतने हो जाते हैं कि जो सारे नंबर है वो काटते जाते हैं। मतलब एक एक मिस्टेक पर अगर वो चेकर निशान लगाता जाए तो इस तरह से हमारे सारे नंबर वो घट जाते और कम हो के हम फेल हो जाते। तो हमने सबसे पहले इंग्लिश वोकेबलरी को बढ़ाना है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो रीडिंग सबसे ज़रूरी है। रीडिंग किस चीज़ का, एडिटोरियल्स का, बुक्स का, इंग्लिश नावल्स बुक्स, और जो भी जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो हम पढ़ें, तो इससे हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव हो सकती है। नंबर 2, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ग्रामर का स्ट्रांग होना सबसे बड़ा ज़रूरी है। अगर हम तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं आने वाले CSS के लिए, जो अभी तक 1 साल लगेगा, या जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, अभी 1-2 साल हैं उनके पास, तो उनको चाहिए कि वो अपने ग्रामर पर काफ़ी सारा काम करे, उसको स्ट्रांग करे। डेली वोकेबलरी जो सेगमेंट्स होते हैं हमारे ग्रुप्स में या कहीं और ग्रुप्स में या घर में बैठ के वो उस पर प्रैक्टिस करे, 4-4, 10-10, 5-5 वर्ड्स पर, कि वो रोज़ाना सेंटेंसेस बनाए इंग्लिश के, और अच्छे से फिर उसको किसी से चेक भी करवाए कि ठीक है ठीक नहीं है। इस तरह से टेंसेस का, एक्टिव पैसिव का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, एडजेक्टिव नाउन, ये पार्ट्स ऑफ इस सब चीज़ों को देखना पड़ता है बार बार। ये नहीं कि ये हमने पढ़े हैं पहले एकेडमिक्स में, BA में, FSC में, ये बार बार देखना पड़ता है। जितनी भी ज़िंदगी है इसमें टेंसेस और चीज़ों को हमने बार बार स्ट्रांग करना होता है, क्योंकि ये जो फार्मूला है, जो रूल्स है, जो हम अक्सर भूल भी जाते हैं। तो इसलिए अगर ये स्ट्रांग हो तो इससे में निखार आएगी और इससे हमारे जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे इससे। अच्छा, नंबर 3 है करंट इश्यूज़। करंट इश्यूज़ जो होते हैं, मसलन अब जो हमारी कंट्री में इकनॉमिक्स क्राइसिस है, इकानमी का जो प्रॉब्लम है, वाटर इशू है, वाटर सिक्योरिटी है, इसके अलावा एनर्जी के है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स है, कोरोना का इशू है, इस पर नज़र रखनी पड़ती है और ख़ुद को बाखबर रखना होता है। अब टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू, लेकिन आपने खुद को शार्प करना है। जितना आप शार्प होंगे, आपको पता होगा इशूज़ के बारे में, इस तरह से आप एक अच्छे से अच्छा राइटर बन सकते हैं इसे। और अगर आप राइटर बन गए एक दफ़ा, तो फिर इसे कुछ भी नहीं, आप हर पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब नंबर 4, CSS PMS के लिए एसेज में हेडिंग नहीं होते। ये सवाल बार बार दोहराया जा रहा है कि हेडिंग होंगे, हेडिंग नहीं होंगे, तो इस पर पहले से आप खुद को कंफ्यूज ना करें। हेडिंग्स का पैटर्न जो है वो अब पुराना हो चुका है, आउटडेटेड पैटर्न है, उसको चेंज किया जा चुका है, इसलिए इसमें हेडिंग नहीं होते। पैराग्राफ्स जो होते हैं, जितने भी पैरास हम बनाते, उसके दरमियान में, दोनों पैरास के दरमियान ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशनल फ्रेज उसको कहते हैं, वो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, ग्रुप्स में भी हम रोज़ाना शेयर करते, वो इस्तेमाल करने होते हैं। हेडिंग्स का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। इसके अलावा आउटलाइंस है। आउटलाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसे का एक पार्ट भी तस्वर किया जाता है, तो इसीलिए इसके अपने नंबर होते हैं। आपने आउटलाइंस के 2 तरीके हैं। नंबर 1, आपने हेडिंग वाइज आउटलाइन बनाने हैं या सेंटेंस वाइज।
एक एक सेंटेंस अगर आप एक एक हेडिंग के सामने लिखते हैं आउटलाइन में, तो ये भी एक पैटर्न है। दूसरा है कि आप सिर्फ एक हेडिंग्स दे देकर पहले से शुरू से एंड तक कंक्लूजन तक वो सारा लिख दे, तो ये भी एक पैटर्न है। दोनों आप कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस भी एक एक सेंटेंस में एक एक हेडिंग को। इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जितने भी चेकर बैठे होते हैं वो लोग उनको जो है ठेका होता है पेपर चेक करने का। वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम चेक करेंगे उतना ज़्यादा उनकी पे बढ़ती है, रेमुनरेशन बढ़ती है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चेक करने। तो आउटलाइन से आसानी होती है चेकर को कि आपने क्या लिखा है, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, एंड में क्या है। तो आपका जो सारा माइंड है, जो मेंटेलिटी है, वो आउटलाइन से रिफ्लेक्स होती है। इस वजह से आउटलाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर ज़्यादा कोशिश करें। अगर आपने आउटलाइन सही बनाए तो आपका ऐसे ऑटोमेटिकली सही है। अब बीच में जो मटेरियल थे आउटलाइंस के साथ को देख के वो हम कर सकते हैं। एक CSS PMS लेवल का बंदा एक हेडिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है 2-4 लाइन्स का, अगर आपकी तैयारी हो, बशर्त ये आप प्रिपेयर हो उसके लिए। इसके अलावा अब इस चीज़ों के लिए हमारे पास वोकेबलरी कहाँ से आएगी उसके लिए, तो इस सब के लिए डॉन एडिटोरियल पढ़ा करें रोज़ाना के बुनियाद पर। और ऐसे के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ाना मश्क करें, ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करें डेली एक एक ऐसे। अगर ऐसे के लिए टाइम नहीं है आपके पास तो आप आउटलाइंस लिखा करें एक एक हेडिंग पे। जो हार्ड टॉपिक्स होते हैं ऐसे के वो तो सारे ग्रुप्स में भी होते हैं, आप कहीं से भी पास पेपर से एक एक हेडिंग के आउटलाइन बनाया करें डेली अच्छे हैंड राइटिंग से। इससे हैंड राइटिंग ज़बरदस्त होगी आपकी और ऐसे लिखने का प्रैक्टिस भी होगा। और इस तरह से अगर शुरू में हम सोचे अब CSS ग्रुप्स में या पास पेपर्स को देख के कि 2500 या मतलब 3000 वर्ड्स का जो ऐसे है वो हम किस तरह से लिखेंगे, तो ये शुरू में बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले अगर हम पहले दिन लिखेंगे तो 1800-1200 वर्ड्स तक हम लिख सकेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस जारी रहेगी, तो इंशाल्लाह ये 2500-2200 फिर इस तरह से आगे जाएगा ये। और इसमें निखार आएगा जो हमारा राइटिंग है, हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स है तो उसमें कम से कम 4 मार्क्स जो होते हैं वो है हैंड राइटिंग और हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसके होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जितने भी नोट्स बनाए या घर में भी राइटिंग करें तो वो ब्लैक एंड ब्लू कलर पेन्स का यूज़ करके फिर उसको अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड और पॉलिश तरीके से हम लिख के कोशिश करें कि एक ऐसा कि हम सोचें कि हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये असाइनमेंट देंगे। तो असाइनमेंट लिख के फिर फेसबुक पे दे के उनसे सीनियर से उस पर राय ले और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फेसबुक पर रहेंगे तो इससे बेहतर है कि आप घर में जाके सुबह से कोशिश करें कि एक ऐसे लेके 5-6 वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ करें सेंटेंसेस में, पैराप वर्ड्स देके। जितनी आपकी इंग्लिश बेहतर होगी इस तरह से आपके आने वाले जो पेपर होंगे वो भी ज़बरदस्त होंगे। तो CSS के लिए इंग्लिश का बेहतर होना सबसे ज़रूरी है, जो कि प्रैक्टिस से हो सकता है। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए लिखने का, बोलने का, कन्वर्सेशन का। इसके लिए कोशिश करें कि किसी के साथ भी आप प्रैक्टिस करें कि आपका इंग्लिश अच्छा हो तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो ये ऐसे के हवाले से कुछ सवालात थे जिसकी जवाबात देने थे हमने। शायद कुछ रह भी गए हो उसके बारे, अगर कुछ रह गए तो वो हमें क्वेश्चन आएंगे उस पर भी इंशाल्लाह आगे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल।